नमस्कार साथियों। तो आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बर्नी को, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, आज का ये जो हमारा थिंकर है वो फोर्थ थिंकर है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ थिंकर है। हमने क्या कर रखी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की ये सीरीज है जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू की शुरू कर रही है। हम यूनिट 3 पहले हम पढ़ेंगे जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। ठीक है, आपको कंप्लीट थिंकर की लिस्ट यहाँ पर आपको सामने आपकी जो स्क्रीन है उस पर दिख रही है। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा, धर्मशास्त्र पढ़ लिया, कौटिल्य पढ़ लिया, अगानसूत्र पढ़ लिया, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बर्नी को। तो आज की इस वीडियो को बर्नी का से हम स्टार्ट करेंगे, बर्नी पर ही क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन किसी से भी पूछ जाए लेकिन हम सभी थिंकर्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के बर्नी से क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या सत्य है या फिर जो भी व्याख्या करता है या नहीं करता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस अभिकथन को। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहादारी की जो तुलना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मैकियावेली की जो द प्रिंस से की जा सकती है। तो इसका जो कारण दिया गया है वो है, फतवा ए जहादारी मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत के रूप में लिखी गई राज्य शास्त्र की एक शास्त्रीय कृति है। आपको बताना है क्या ये दोनों कथन सही है या फिर अभिकथन क्या है, व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है। ऑप्शन ए में अभिकथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्या ये सही है, चलिए बताइए आप। ठीक है, और जो बी ऑप्शन दिया गया है आपका, हेलो, माफी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, आवाज़ थोड़ी कट हो गई थी। तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है हम कर रहे थे। ठीक है, हम जो पहला क्वेश्चन है वो कर रहे थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि जो आपको बताना था कि अभिकथन कौन सा सही है। देखिए, ऑप्शन ए में बताए गए हैं कि क्या अभिकथन है जो और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की जो सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में है, अभिकथन और कारण दोनों असत्य है, सत्य है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा जो ऑप्शन है वो अभिकथन सत्य है, ठीक है, और कारण असत्य है, या फिर अभिकथन असत्य है या फिर कारण सत्य है। तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण अभिकथन की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, सॉरी। जियाउद्दीन बर्नी जो कि 1285 से 1357 ईस्वी तक क्या है, और ये दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम क्या था, फतवा ए जहांदारी। एक राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। ठीक है, इसे उन्होंने क्या मुस्लिम शासकों के लिए एक नतीहत के सॉरी नसीहत के रूप में क्या है, लिखा। ठीक है, इसी कारण क्या माना जाता है, इसे किससे तुलना की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मैकियावेली के द प्रिंसेस की क्या करी जाती है, तुलना की जाती है। क्योंकि द प्रिंस में भी और अर्थशास्त्र में, मैं क्या उसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी क्या है, उसमें बताया गया है जैसे शासन प्रशासन, राजा के कर्तव्य है, राजा कैसे चला जाता है, इस तरह के जो टॉपिक है, यानी कि वो कुछ
जो कुछ है वो बताया गया है। इसी तरह से इसी में फतवा इजादारी जो मुस्लिम शासकों के लिए, वो इसमें भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जियादुल बरनी की जो रचनाओं से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तारिक ए फिरोज शाही, हसरतनामा, ए बी दोनों, या फिर केवल ए? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, चलिए बताइए, इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, यानी कि अ, तारिक ए फिरोज शाही क्या है, एक जो मात्र है वो पुस्तक इसकी है, जियादुल बरनी की रचनाओं में से एक समुचित यानी कि पुस्तक है। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रश्न नंबर 3 है। जियादुल बरनी दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध मुस्लिम राजनीतिक चिंतक थे। वे किन शासकों के शासनकाल में रहे? ये आपको बताना है कि किन शासकों के जो शासनकाल में है ये जियादुल बरनी है वो रहे थे। ठीक है, क्या वो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक थे, गियासुद्दीन तुगलक थे, या फिरोज शाह तुगलक थे, या फिर ए और सी दोनों थे? ए और सी दोनों, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये दोनों के टाइम है क्या, ये एक प्रसिद्ध मुस्लिम राजनीतिक चिंतक थे। ठीक है, दो कौन 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 से, ए और सी, यानी कि डी ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के तुगलक के समय में। ठीक है, विशेष रूप से क्या है, विशेष रूप से अगर पूछे कोई आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक है, यानी कि 1325 से 1351 के ईस्वी तक क्या है, ये दरबार से इसमें जुड़े रहे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ठीक है, बाद में फिरोज शाह तुगलक से जुड़े थे 1351 के बाद, 1351 से 1388 तक। ठीक है, इनके जो शासनकाल में उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी कौन सी थी? एक तो थी तारिक, जो हम पिछली प्रश्न में, ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, और फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, बरनी का जो जीवन है गियासुद्दीन तुगलक के समय भी जुड़ा था, लेकिन राजनीतिक चिंतक और लेखक के रूप में उसकी पहचान है मुख्यत रूप से कहाँ पर मिली थी? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियादुल बरनी की फतवा ए जहांदारी का भाग नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा भाग फतवा ए जहांदारी में नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन है धर्म और सत्ता, धर्म और राजसत्ता एक ही व्यक्ति में संयुक्त नहीं हो सकती। बी है, अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होने का जो दावा मत करो। सी ऑप्शन है, सुल्तान को सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। डी ऑप्शन है, एक अच्छे शासन के लिए सक्षम एवं अनुशासित सेना आवश्यक है। तो आपको बताना है कि कौन सा फतवा जहांदारी का भाग नहीं है। ठीक है, नहीं है बताना है। तो धर्म और सत्ता एक ही व्यक्ति में संयुक्त नहीं हो सकती, ये तो है। ठीक है, ये तो है। अच्छा, और अपने आप को क्या पृथ्वी पर ईश्वर का जो प्रतिनिधि होने का दावा मत करो, ये भी फतवादारी का भाग है, यानी कि बताया गया इसमें। सुल्तान और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए सुल्तान को। देखिए ये इसका भाग नहीं है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है। फतवा जहांदारी जियादुल बरनी द्वारा लिखित एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने एक आदर्श मुस्लिम शासक के कर्तव्यों तथा इस्लामी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, बरनी का विचार था कि सुल्तान को इस्लाम की रक्षा और प्रसार करना चाहिए। वे सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, यानी कि इसके क्या समर्थक नहीं थे। ठीक है, किसकी तरफ झुकाव था इनका? इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जवाबित जवाबित कानून क्या था? जवाबित कानून आपसे पूछा है क्या था? ए ऑप्शन होता है क्या पैगंबर की शिक्षा एवं परंपराएं थी। बी ऑप्शन होता है कि धर्म प्रायण खलीफाओं की शिक्षा परंपराएं थी, या फिर राज्य एवं जनता की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया एक राजकीय कानून था, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या थी जवाब? ठीक है, ये होगा कौन सा ऑप्शन? सी होगा आपका, सी होगा। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसा आदर्श कानून जो राज्य एवं उसकी जनता की आदर्श आवश्यकताओं को पूरा करे तथा कुलीन वर्ग के किसी भी वर्ग की भावनाओं को आहत न करे। ठीक है,
जो जवाबित है, जवाबित, इसका क्या अर्थ है, यानी कि सुल्तान द्वारा बनाए गए क्या लौकिक या राजकीय कानून। ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए, सुल्तान के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार केवल शरीयत के आधार पर राज्य का संचालन हमेशा संभव नहीं था, इसलिए प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना तथा राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए सुल्तान को ऐसे कानून कानून बनाने पड़ते थे जिन्हें क्या बोला गया, जवाबियत, जवाबियत क्या बोला गया, कानून बोला गया। ठीक है, जवाबियत कानून। ठीक है, बर्नी के अनुसार ये कानून क्या थे, राज्य और जनता के हित में होने चाहिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने वाले होने चाहिए, कुलीन वर्ग यानी कि अमीरों में अनावश्यक असंतोष उत्पन्न न करें। ठीक है, शरीयत का क्या करें, शरीयत का क्या करें, खुला उल्लंघन ना करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, जियाउद्दीन बर्नी किसके भगत थे, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, कबीर या फिर मोहम्मद शाह। किसके ये थे, किसके भगत थे, ये आपको बताना है। किसके भगत थे ये आपको बताना है। आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर होगा कि निजामुद्दीन औलिया के क्या थे ये भगत थे। ठीक है, कौन, जियाउद्दीन बर्नी, दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, वे, इनका नाम अगर पूरा आपसे लिया इनको गुरु का, ये किसके भगत थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम यानी कि चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, भगत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के चिश्ती सिलसिले से चिश्ती सिलसिले के क्या थे, प्रसिद्ध सूफी थे, सूफी संतों में से एक थे। ठीक है, जो बर्नी है उनके विचारों और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ से क्या थे, बहुत ही अधिक क्या प्रभावित हुए। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये क्या थे, इनके भगत थे। किसके भगत थे, निजामुद्दीन औलिया के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको करना है यहाँ पर सही मिलान, सही मिलान करना है, कौन सा इसके सामने वाला सही होगा। ठीक है, चलिए करते हैं सही मिलान। जो मोहम्मद इकबाल है, आपसे पूछा गया है कि जो सूची सैकड़े में आपको कुछ किताबें वगैरह या इनकी रचनाएं दी गई है और यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, नाम दिए गए हैं। देखिए हम पहले क्या क्या करेंगे, हम जियाउद्दीन बर्नी को मिलाएंगे। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी को मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी की लगभग मेरे ख्याल से कोई भी बुक है वो नहीं दी है, बुक है वो नहीं दी है। ठीक है, या फिर इसमें कोई प्रश्न में क्या है, मिस्टेक हो सकती है। चलो और देख लेते हैं इनका मिलता है। हम पहले देख लेते हैं मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल की क्या होगी, शिकवा ए जवाब ए शिकवा, शिकवा ए जवाब ए शिकवा, ये इनकी होगी। ठीक है, ठीक है, और वीडी सावरकर की होगी, वीडी सावरकर की, वीडी सावरकर की होगी द हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व किन किस में आता है, हमने देखा था हिंदुत्व किस किस में आता है, वीडी सावरकर, यानी कि पहले होगा तीन फिर होगा एक। ठीक है, फिर होगा एक, तीन, और महात्मा गांधी क्या है, द इंडियन ओपिनियन चार, यानी कि दो। तीन एक दो चार, तीन एक दो चार, यानी कि सी ऑप्शन आपका ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप हम देख भी लेंगे। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि हजरतनामा शायद इनकी नहीं है। ठीक है, मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई पुस्तक नहीं आई है कि जियाउद्दीन बर्नी की हजरतनामा पुस्तक है। बाकी इसके बारे में क्या मैं कल भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि इनकी ये पुस्तक है या नहीं, क्योंकि फतवा ए जहांदारी और तारिक फिरोज शाही इनकी जो प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, धर्म और लौकिक शासन जुड़वा है। धर्म और लौकिक शासन क्यों बोला गया, इनको जुड़वा बोला गया, यह कथन है जो किसने बोला है, किसने बोला है, सर ये जियाउद्दीन बर्नी ने बोला है, जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन बोला है। ठीक है, बर्नी के अनुसार क्या है, धर्म और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। उनका मानना था कि एक आदर्श मुस्लिम शासक को इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि धर्म और लौकिक लौकिक शासन क्या है, ये दोनों जुड़वा है, इनका मानना था। अर्थात इसका अर्थ है, धर्म और राज्य को अलग अलग नहीं माना जा सकता, दोनों मिलकर समाज और शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं।
और यह विचार उनकी प्रसिद्ध कहाँ पर, प्रसिद्ध कृति कहाँ पर दिया गया है? फतवा ए जहांदारी में यह जो विचार है वो दिया गया है कि धर्म और लौकिक शासन क्या है, जुड़वा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, जियाउद्दीन बरनी की किस पुस्तक की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है? ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको पढ़ चुके हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, जहां पर क्या दिया गया है, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक से जुड़ी क्या कौन सी किताब है? इनकी फतवा ए जहांदारी किताब है। ऐसे ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें क्या बताया गया, जैसे कि आदर्श राज शासक के क्या गुण होने चाहिए, राज्य संचालन कैसे किया जाता है, प्रशासन कैसे चलाया जाता है, सेना कैसी होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इनमें बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और जियाउद्दीन के फतवा ए जहांदारी में बताया गया है। ठीक है, दोनों को क्या है, इसकी क्या तुलना की जाती है? जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक जो फतवा ए जहांदारी है, इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, जियाउद्दीन बरनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने तारीख फिरोजशाही रचना की है। यस सर, ये सही है। उनकी रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को समझाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या ये सही है? यस सर, ये भी सही है, यानी कि दोनों, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। दोनों हमारे क्या है, सत्य हैं, सही है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोजशाही रचना की। यह दिल्ली के क्या थे, एक ऐतिहासिक ग्रंथ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से जो बरनी की रचनाएं हैं, विशेषकर तारीख है फिरोजशाही, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के क्या सेना सुधार के बारे में बताते हैं, आर्थिक सुधारों के बारे में बताते हैं, प्रशासनिक नीतियों के बारे में, यह किताब के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जियाउद्दीन बरनी का जीवन काल लगभग किस अवधि माना जाता है? यानी कि जो जीवन काल है इनका, आपको बताने की किस अवधि का माना जाता है, कब से कब तक है जो इनका जीवन काल है वो माना जाता है, ये आपको बताना है। क्या 1206 से 1287 तक है, या फिर 1283 से 1359 तक है, या फिर 1325 से 1388 तक है, या फिर 1351 से 1400 तक है, ये आपको बताना है। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 1283 से 1359 तक माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत के एक महान इतिहासकार, राजनीतिक विचारक और लेखक हैं। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 1283 में। ठीक है, और मृत्यु कब मानी जाती है? 1359 में। ठीक है, किस किस के समय रहे थे ये? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में जुड़े रहे थे। ठीक है, अपनी उन्होंने, उनकी कई सारी रचनाएं भी हैं। दो मुख्य प्रमुख रचनाएं हैं, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, जियाउद्दीन बरनी के अनुसार कानूनों को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, विभाजित किया गया, 2, 3, 4, 5, कितने विभागों में विभाजित किया गया? भागों में, दो में। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ए, होगा दो में। ठीक है, अच्छा, दो कौन कौन से हैं ऐसे? दो हम पीछे हम कर चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए हम पढ़े थे शरीयत, शरीयत। ठीक है, और जो दूसरा था जवाबियत, जवाबित का बोल सकते हैं। ठीक है, शरीयत, तो शरीयत क्या थे? ये हमारे धार्मिक कानून, धार्मिक कानून में बोल देता हूँ। ठीक है, लिखा नहीं जाएगा, धार्मिक कानून। और जवाबियत जो थे, जो कानून, वो थे सुल्तान द्वारा बनाए गए जो राज्य के, यानी कि प्रशासन के कानून थे। ठीक है, जिनसे प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा सके। ये जवाबित है जो, वो कौन बनाएगा? सुल्तान बनाएंगे। और ये क्या थे? धार्मिक कानून थे मुस्लिम हो गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, बरनी के अनुसार है जो, जो शरीयत, शरीयत का अर्थ है सही बताना है सर, सही अर्थ आपको बताना है। ठीक है, क्या सुल्तानों द्वारा बनाए गए प्रशासन कानून थे? नहीं सर। ठीक है, प्रांतीय कानून? नहीं सर। कर कानून? नहीं सर। ये थे बी ऑप्शन हमारा जो सही होगा। ठीक है, पैगंबरों की जो शिक्षा एवं परंपरा इसमें शामिल की गई थी। ठीक है, जो शरीयत इस्लाम का धार्मिक कानून है, वह कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षा एवं परंपराओं पर क्या था? आधारित था। यानी कि बर्नी ने कहा कि जो आदर्श मुस्लिम शासक को शरीयत का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बर्नी के अनुसार जवाबियत की क्या आवश्यकता कब पड़ती है?
कब पड़ती है जवाबित की आवश्यकता, आपको बताना है। क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, जब शरीयत प्रत्येक प्रशासनिक परिस्थिति का समाधान देने में सक्षम न हो, केवल युद्ध के समय, केवल धार्मिक मामलों में, या फिर केवल कर निर्धारण के लिए। इसका जो ये सही आंसर होगा वो होगा जब शरीयत प्रत्येक प्रशासनिक परिस्थितियों का क्या समाधान देने में सक्षम न हो। देखिए, मानी किसकी जाएगी, वो शरीयत की मानी जाएगी। जब वो शरीयत समाधान नहीं दे पाता है तब क्या होता है, जवाबित की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि बर्नी के अनुसार क्या बोला गया कि बर्नी के अनुसार राज्य संचालन में अनेक ऐसी परिस्थितियां आती है जिनका समाधान शरीयत में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में सुल्तान क्या है, जवाबित यानी कि राजकीय कानून बनाता है। ठीक है, यानी ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रशासन को प्रभावी बनाना और जनता के हितों की क्या करना है, रक्षा करना माना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बर्नी के अनुसार सुल्तान की व्यक्तिगत एवं राजनीतिक भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोनों दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोनों भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर किया। उन्होंने केवल व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा की। उन्होंने केवल राजनीतिक जीवन पर चर्चा की। कौन सा सही है, क्या अंतर किया है, नहीं सर। उन्होंने केवल व्यक्तिगत नहीं सर, उन्होंने केवल राजनीतिक नहीं सर। उन्होंने क्या किया है, दोनों भूमिकाओं में क्या स्पष्ट अंतर किया है, किस किसी में, व्यक्तिगत और राजनीतिक भूमिका में क्या स्पष्ट रूप से, भूमिकाओं में स्पष्ट रूप से अंतर किया है। ठीक है, उनका मानना था कि सुल्तान को जो राजनीतिक राजनीतिक जीवन में यथासंभव शरीयत का पालन करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक जीवन में किसका पालन करना चाहिए, शरीयत का। ठीक है, और लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जो व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिस्थितियों में लचीलापन यानी संभव है। ठीक है, ठीक है, यह विचार है क्या, व्यवहारिक राजनीतिक सोच को क्या दर्शाता है, तो इसमें क्या है, अंतर करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, बर्नी के अनुसार सुल्तान की सेना को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है, कितने, 2 3 4 या 5। सर इसका जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, 4 सेनाओं में, 4 प्रमुख से भागों में क्या है, सुल्तान की सेना को बांटा है। कौन कौन सी ये 4 सेनाएं, सर पहली तो हमारी पैदल सेना है, पैदल घोड़े, पैदल चलकर हम, ठीक है, भाड़े उठा उठा के चलेंगे। और जो सेकंड है असव। अब सभी थोड़ी ना पैरे पैरे पैदल पैदल चलेंगे। ठीक है, पैदल पैदल चलेंगे। ठीक है, तो हम असव सेना यानी कि घोड़ों वाली सेना भी रखेंगे। और जो तीसरी सेना यानी कि गज, गज यानी कि हाथी, फिर हाथी वाली भी सेना है, हाथी वाली भी क्या करेंगे, सेना को रखेंगे। और सहायक बल भी क्या हम साथ में रखेंगे, जैसे नौकाएं, गुप्तचर, ऐसे भी सेनाएं हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, 4 प्रकार की सेना जाती हैं, पैदल सेना, भाग के चलो, दौड़ो, लड़ो। अश्व सेना यानी कि घोड़ों पर क्या कहे, घोड़ों पर से तीर चलाओ, जो भी है, भाले चलाओ। ठीक है, गधा चलाओ, कुछ भी चलाओ, घोड़ों पे रहना है। ठीक है, गज सेना, गज हाथी पर बैठो, चलो लड़ने के लिए। और सहायक सेना कौन सी होती है, जो कि जैसे कि गुप्तचर हो गई, नौकाएं मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये थी बरनी की 4 प्रकार की जो सेनाओं को विभाजित किया है, वो थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बरनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेना का भाग नहीं है। देखिए, पैदल सेना है, असव सेना भी है, ठीक है, सहायक बल यानी कि नौकाएं, गुप्तचर भी है। सर उस टाइम हवाई जहाज नहीं होते थे, तो हवाई जहाज नहीं होते थे तो वायुसेना नहीं थी, तो वायुसेना है ही नहीं थी। ठीक है, उस टाइम हम नीचे कोई क्या करते थे, वार करते थे। ठीक है, नीचे नीचे से लड़ते थे, हमारे पास वायु नहीं थे, यानी कि वायुयान नहीं थे। ठीक है ना, तो हम उड़ सकते थे, घोड़े थोड़ी उड़ेंगे, हाथी थोड़ी उड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो सेना का भाग नहीं थी, कौन सी सेना नहीं थी, वायु सेना हमारी उस टाइम पर नहीं थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बर्नी के अनुसार सल्तनत की नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या था, धार्मिक शिक्षा देना, भूमि का मापन, कर निर्धारण एवं संग्रहण करना,
विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना, न्यायपालिका का संचालन करना। कौन सा जो है नौकरशाही का प्रमुख कार्य था? क्या था? सर बी था। भूमि का मापन और कर निर्धारण एवं कर संग्रह करना। ये क्या था? नौकरशाही का, सल्तनत की नौकरशाही का प्रमुख कार्य था। ठीक है। कौन कौन से कार्य आते थे इसमें? सर भूमि का मापन करेंगे, कर निर्धारण करेंगे, कर संग्रहण करेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बर्नी के अनुसार सल्तनत की नौकरशाही मुख्यतः कितने स्तरों पर कार्य करती है? कितने स्तरों पर कार्य करेगी? 2, 3, 4, 5। सर तीन। तीन कौन कौन सी होगी? सर एक तो सेंट्रल लेवल होगी, सेंटर यानी कि केंद्र। ठीक है। और जो दूसरी होगी वो होगी प्रांत। और जो तीसरी होगी वो होगी ग्राम। ठीक है। दो, तो एक, दो, दो, तीन। तीन सत्र की क्या होगी ये नौकरशाही मुख्य रूप से कितने सत्र पर है? तीन सत्रों पर है। ठीक है। चलिए चलते हैं आज के इस प्रश्न की अंतिम प्रश्न की तरफ। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे नहीं, आगे प्रश्न नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जियाउद्दीन बर्नी की? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी रचना है जो बर्नी की है, बर्नी की कौन सी रचना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है। सलवत ए कबीर, सना ए मोहम्मदी, इनायत नामा ए इलाही, सबसे उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है आपको क्या कहाँ करना है? वो करना है कमेंट में। ठीक है, कमेंट में इसका जो आंसर है आपको देना है। तो ठीक है, आज की इस क्लास को यहाँ पर यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप क्या करिए, इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट है वो मिलेगी। आप क्या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च करिए मंजीत कालवन PSIR, सर्च करेंगे जैसे ही तो आपको ये खूबसूरत सी फोटो दिखेगी। और आप क्या करें, इस टेलीग्राम को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए क्या है, आप इसको क्या करिए, रिवीजन करिए इनकी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।